तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरने जाने हैं? सबसे पहले एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक के बीच में आपके फॉर्म भरने जाने हैं। तो ध्यान रखिएगा इन डेटों को, और आपको टाइम मिल रहा है करीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो फॉर्म ध्यान से भरिएगा, गलती नहीं करिएगा। इसी के साथ अगला जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है, वो एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसी को टारगेट करके आपको स्टडी करनी है। ओके, स्लाइड में देखेंगे अपन कौन कौन सी पोस्ट हैं, कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं जीडी की, और कितनी कितनी भर्तियाँ हैं, और कौन कौन सी स्केल पे हैं। तो सबसे पहले जो स्केल होगी वो सबसे पहले लेवल 1 होगी। लेवल 1 कौन सी? एनसीबीजी की पोस्ट है, वो लेवल 1 पोस्ट है। एनसीबी की जो पोस्ट है वो ये है, ठीक है, ये ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बाकी जो पोस्ट हैं वो लेवल 3 की हैं। लेवल 3 आपकी होगी, जो इसकी बेसिक हो गई वो होगी 21,700 से लेके 69,100, ठीक है। अब जो वैकेंसियाँ वो देख लिए, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बीएसएफ में है, उसके बाद किस में है? सीआरपीएफ में है, उसके बाद आपकी है सीआईएसएफ में, और इसी के अनुसार ये वैकेंसी है। टोटल जो मेल वैकेंसियाँ हैं 35,612। ऐसे ही लड़कियों की वैकेंसी देखनी, गर्ल्स की जो वैकेंसियाँ हैं टोटल जो बीएसएफ में है वो 23 सबसे ज़्यादा है 2348, उसके बाद है सीआईएसएफ में 715, ठीक है। जबकि लड़कों की आपकी सीआरपीएफ में ज़्यादा है, लड़कियों की सीआईएसएफ में ज़्यादा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लड़कियों के पास एक मौका है, सीआईएसएफ एक अच्छी जॉब है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उस पोस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आईटीबीपी की जो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो महिलाओं की इसमें है। एसएसबी में बिल्कुल नहीं है। सीआरपीएफ में 242 है। टोटल जो सीट है 3869 जो महिला की टोटल वैकेंसी है। पुरुष की है 35,612। तो टोटल अगर मिलाते हैं तो होती है 39,481। अप्रॉक्स 39,500 वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आगे बढ़िएगा। एक एक फॉर्म को आपको ढंग से भरना है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आपको 10 बार कमेंट करना है कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका क्या होगा। गलती बिल्कुल मत करिएगा, रिजेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अगर आपकी गलती कुछ भी हुई तो आपको नौकरी मिस करनी पड़ सकती है, तो ध्यान से दीजिएगा। इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में जो इस स्लाइड में अपन देखने वाले हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है वो क्या है डिसाइड की गई है एसएससी जीडी में। तो सबसे पहले आपको एज लिमिट देखनी है। तो एज लिमिट ज़्यादातर जो एग्जाम में होती है एज ए कांस्टेबल रैंक के लिए 18 से 23 ही होती है। तो 18 से 23 कब से काउंट किया गया है? तो 1 जनवरी 2025 से काउंट किया गया है। 1 जनवरी 2025 तक आप हो जाने चाहिए 18 साल के, ठीक है। तो यहाँ पे 18 साल के हो जाने चाहिए और 23 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि कहाँ तक? 1/1/2025 तक। अब इसमें किसी को पता नहीं चल रहा है सर कैसे डिसाइड करना है, तो उनके लिए डेट दी गई है। जो बच्चा 2 जनवरी 2002 से पहले अगर जन्म हुआ है उसका, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको देखना है, नॉट बिफोर 2002, 2 जनवरी 2002 से पहले का उसका जन्म है तो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है एज ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है। उसके अलावा और लेटर देन, यानी कि जो अगर ये तो हो गया 23 साल का। इसके अलावा जो 18 साल का हुआ वो कब हुआ होगा? ये है आपका 1 जनवरी 2007। इससे बाद का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का होगा तो छोटा होगा 18 साल से, ठीक है। तो ये आपकी एज का डिसाइड हो गया। अब किस किस को छूट है? जैसे आप जनरल कैंडिडेट नहीं हो, SC/ST कैंडिडेट हो, तो आपको 5 साल की इसी डेट से छूट है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट होती है, तो जॉब करता है। और बाकी 2-4 क्राइटेरिया और हैं जिनके अनुसार आपको एज में छूट मिलती है, तो उनको आप देख लीजिएगा, उस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो अब आपको फॉर्म भरते टाइम क्या करना है? तो फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ आपको ढंग से भरनी है, किसी प्रकार कोई मंथ, किसी प्रकार को गलती नहीं करनी है, वरना रिजेक्शन के चांसेस पूरे होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे साफ भी लिखा है, देखिए, फील्ड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेड। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की जाएगी। अगर कैंडिडेट ने गलती की है डेट ऑफ बर्थ में, तो लायबल फॉर रिजेक्शन एग्जाम एंड स्टेज पे हो सकता है, उसका रिजेक्शन कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये दे रखा है कि प्रोसेस और सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में कुछ बता रखा है, कैसे बनवाने हैं, क्या करना है, तो ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप किसी भी कैटेगरी में उल्टा सीधा मत भरिएगा। जैसे आप ST कैटेगरी से हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे, तो उल्टा सीधा कैटेगरी मत डालिएगा। आपको जब सर्टिफिकेट बन जाए, जैसे आप बोला गया कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 14/10/2024, ये आपकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको बनवाना है
आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ये 14/10/2000 यानी कि जो आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की एप्लीकेशन की डेट है उससे पहले आपका बन जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है, ईडब्ल्यूएस का बनता है। ईडब्ल्यूएस का देखो बोला गया है इसमें 2023-24 के अनुसार 2024-25 फाइनल ईयर का अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो ईडब्ल्यूएस का क्लियर हो गया। अब इसमें ऐसे ही ओबीसी का बोला है, ओबीसी का बोला है कि इस डेट से पहले तक आप देख लेना कि आप उसमें नॉन क्लेमर में आने चाहिए। इस डेट तक अपने क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। तो ये देख लेना, ओबीसी वाले क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का अपना सर्टिफिकेट जो बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी वाले बंदे हैं वो अपने इस डेट से पहले 14 जो अक्टूबर है 2024 से पहले अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो बनवा लेना। बाकी जनरली सेंटर का बनवाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे मैं बताऊँगा क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपका एजुकेशन का बताया गया, तो एजुकेशन सबको पता है 10th स्टैंडर्ड ही चाहिए होती है, 10वीं पास ही चाहिए होती है। तो 10वीं पास हो आप इस पोस्ट के लिए अलाउ हो, SSC GD कांस्टेबल के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो NCC है, NCC में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर NCC आपने की हुई है इन तीनों सर्टिफिकेट में से A B C, ठीक है। जबकि A B C मुश्किल ही मिलती है, अगर कोई नया बंदा है उसके पास मिलेगा नहीं, क्योंकि A हो आपका स्कूल में होता है, B आपका स्कूल में होता है, C आपका कॉलेज में होता है, ठीक है। तो आप कॉलेज डिग्री कर चुके हो तब जाके एग्जाम दे रहो ज़्यादातर ये। तो इसके अलावा आप देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट पे कितनी कितनी छूट है। तो 5% ऑफ द मैक्सिमम एग्जाम कितने की है वो आगे डिसाइड करेंगे। जनरली मैं बता देता हूँ 160 नंबर की आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है, ठीक है। 160 × 5 यानी कि 8 नंबर का आपको यहाँ पे 8 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ पे 4.8 और यहाँ पे 3.2 ये आपके मार्क्स हैं जो आपको सर्टिफिकेट के अनुसार मिल जाएंगे। तो अपने सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट है तो भरते टाइम ज़रूर फिल कीजिएगा। आपको नॉर्मलाइज मार्क के बाद जो बोनस मिलेगा वो NCC सर्टिफिकेट से मिलेगा, ठीक है। नीचे यही लिखा गया है कि बोनस का NCC के मार्क्स कैसे मिलेंगे, और जो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है वो किस डेट तक कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1/2025 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं वो NCC अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए है। जैसे डिग्री का बोला गया है 1/1/2025 से पहले, उसी प्रकार आपके सर्टिफिकेट का बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें सब इम्पोर्टेंट थिंग है एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि फ़ोटो जब आप डालते हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो एक तो इस SSC में जो फ़ोटो हो गया वो लाइव हो गया, तो लाइव को आराम से आपको देना है कि फ़ोटो अपना सही से दिख रहा है। उसके अलावा आपको क्या चीज़ नहीं पहननी, जैसे आपको कैप पहन के नहीं खिंचाना, आपको मास्क नहीं पहनने, आपको गूगल अपने नहीं पहनने, चश्मे जो होते हैं वो नहीं पहनने। इसके अलावा ईयरफोन हेडफोन वगैरह नहीं पहनना, वरना आपका रिजेक्ट होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। उसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको देख लेते हैं अपन, क्या क्या पैटर्न है, कैसा है। तो एग्ज़ाम आपका होगा 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 80 का डिवाइडेशन दिया गया है यहाँ पे, तो पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। इनका आपको आगे भी ध्यान क्यों देना है मैं बताऊंगा। तो पार्ट A में आपके है रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स होंगे 40, ठीक है। कोई टाइम बाउंडेशन टोटल पेपर पे है, सेक्शन नहीं है। उसके अलावा पार्ट बी में आपकी जनरल अवेयरनेस है, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके 2 नंबर के यानी कि 40 नंबर के होंगे। उसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि नॉर्मल मैथमेटिक्स, इसमें मोस्टली जो पार्ट होगा वो अपना अर्थमेटिक होगा, थोड़ा सा मेंसुरेशन होगा, ठीक है। उसके 20 क्वेश्चन होंगे, और ये भी आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 क्वेश्चन। इसके अलावा इनमें से पार्ट D जो है उसमें इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज़ करना है, तो आप कर लेना। फॉर्म भरते टाइम ही जहाँ तक करना पड़ेगा, या फिर उस टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, वही 40 नंबर के। टोटल जो पेपर होगा वो 60 मिनट में होगा। 1 घंटे में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 80 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वो आपको करने हैं। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे SSC में जनरली जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपको गेट मिलते हैं और 0.5 आपको गलत करने पे होता है। जबकि इसमें जो है 0.25 है, आपको मिल रहा है 0.25 गलत करने पे। कितने पे सही करते हो 2, तो सीधा साधा 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा। आपका बस ये रिस्क लेने के चांसेस थोड़े अच्छे हो जाते हैं कि आप थोड़ा गलती करो, तो पहली बात तो गलती करो ही ना, आपको ये एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर में भी फ़र्क पड़ता है। और बाकी 8 में से एक क्वेश्चन आपका गलत है तो 0.2 आपके 2 नंबर कटते हैं। 8 क्वेश्चन गलत हैं, 2 नंबर कटते हैं, 8 में से एक गलत है 0.25 कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं, सिलेबस आपने सेम पढ़ रखा है। ये रीजनिंग का है, इनको देख लेना। ये आपकी रीजनिंग का है, ये मैथ का है, ये जनरल नॉलेज का है, इंग्लिश का बेसिक होना चाहिए अपना, कुछ नया नहीं है। उसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस एग्ज़ाम का, जिसमें सबको ही डर लगता है एग्ज़ाम के बाद भी, जो है फिजिकल। सबसे पहले इसमें फिजिकल में जो है, देखो सबसे अच्छी बात अगर देखी जाए, जिन लोगों को रनिंग पसंद है उन लोगों के लिए ये अच्छा है।
एग्जाम आप दो लोगे, हाई जंप लॉन्ग जंप भी उनकी हो जाती है। जो रनिंग में अच्छा होता है वो इतनी मेहनत कर ही लेता है कि लॉन्ग जंप हाई जंप भी कर ले। तो ठीक है, तो थोड़ा टफ है इसमें। आप देख सकते हो 5 किलोमीटर आपकी है वो 24 मिनट में है मेल के लिए, महिलाओं के लिए है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और ये आपके मोस्टली जो वो कैंडिडेट हैं जो लद्दाख रीजन से नहीं हैं। जो लोग लद्दाख रीजन से हैं उनके लिए कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे उनके लिए है 1600 मीटर लड़कों के लिए 7 मिनट में, और 800 मीटर इन 5 मिनट फॉर फीमेल ओनली लद्दाख रीजन। ठीक है, ओनली लद्दाख रीजन के लिए ये। बाकी आप देख सकते हो लद्दाख रीजन में रेस जो है वो सीपीओ की जैसी है। बाकी आपके राजस्थान जो स्टेट पीसीएस स्टेट एसआई में जो एग्जाम लगती है वैसी है, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। ठीक है, इनकी तैयारी करनी है आपको फिजिकल की शुरू के दिन से ही, वरना आपके एग्जाम होने के बाद भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल है, एज ए सीपीओ एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस सबका सेम होता है। तो 170 सेंटीमीटर आपकी मेल के लिए चाहिए हाइट, और महिला के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर नॉर्मल एज ए जनरल कैंडिडेट। अगर आप किसी प्रकार के SC ST या किसी प्रकार के जम्सन लेते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ST कैटेगरी को छूट है, SC कैटेगरी को किसी प्रकार की हाइट की छूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 162.5 जो चाहिए वो ST कैटेगरी में मेल को चाहिए, उसके अलावा 150 सेंटीमीटर जो चाहिए वो फीमेल के लिए चाहिए। अदर जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और भी हैं उनकी अलग अलग है, जैसे 157 सेंटीमीटर आपकी नॉर्थ ईस्ट से जो आते हैं उनके लिए है, और 140 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, ऐसे ही दे रखा है। अब आपको देखिए इस आप में इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, कि जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET देने जाते हो तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक होने से क्या होता है कि जो फर्जीवाड़े में दौड़ वोड़ जो जैसे ही घोपलेबाजी जो चल रही है वो हो नहीं पाती। तो सबसे अच्छा चांसेस है कोई भी इस प्रकार की चीज़ें ना सोचिएगा, अपनी मेहनत से दम पे सिलेक्शन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि आपने देख लिया, फिर आपको देखो ना तो इसमें ओनली रनिंग है, ना तो इसमें लॉन्ग जंप है, ना ही इसमें हाई जंप है, ना इसमें गोला फेंक है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट देख लीजिए। तो चेस्ट मेजरमेंट नॉर्मल इसमें बोला है कि 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए जो जनरल कैंडिडेट है उसका। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर फूल के होना चाहिए, यानी कि 80 + 5 जो आपका होना चाहिए वो 85 सेंटीमीटर फूलने के बाद होना चाहिए। नॉर्मल से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो लोग थोड़े दुबले पतले हैं, जिनका शरीर नहीं है, वो थोड़ी मेहनत करना चालू कर दें। एग्जाम में आप लोग कर लोगे, लेकिन फिजिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों में आप मात खा जाओगे, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत ट्राई करो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ छूट है। ST कैटेगरी में हो तो 76 सेंटीमीटर चाहिए, 4 सेंटीमीटर की आपको छूट है। एक्सपेंशन में किसी प्रकार किसी कैटेगरी को छूट नहीं है। ऐसे ही जो गोरखा जो किसी नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं उनके लिए, या फिर ये एरिया जो दे रखे हैं उनके लिए, यहाँ पे 78 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर की छूट है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट है। ये आपने देख ली कि हाइस्ट देख लिया, हाई स्टैंडर्ड PET और PST देख लिया। अब PST के दौरान आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो लोग अपने चेस्ट एग्जाम्पशन और हाइट एग्जाम्पशन में छूट लेना चाह रहे हैं उनको कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर लिख रहा है कि जो लोग PET रेस में, PET में मिलता ही नहीं है, PST में हो, ठीक है, रिलैक्सेशन अगर चेस्ट हाइट में ले रहे हैं तो ST कैटेगरी के अलावा जो भी बंदे हैं, जो भी हिल एरिया से हैं, बाकी हैं, उनको अनेक्सर 9 बनवा के ले जाना है। ठीक है, और ST कैटेगरी को जो अवेल मिलेगा हाइट का वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, तो ST कैटेगरी को इसमें हटा दिया गया है, उनको अनेक्सर 9 नहीं मांगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया है, लेकिन पिछली 2-3 एग्जामों में जैसे CPO था और भी एग्जाम्स थी उनमें ST कैटेगरी को भी मांगा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी कि यहाँ पे बोला गया है कि अदर देन दोज बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी उनके लिए अनेक्सर 9 चाहिए। अनेक्सर 9 का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, पूरा PDF देखिएगा, उसमें लास्ट में अनेक्सर 9 में दिखाऊंगा, उसमें आपको बनवाना है। ठीक है, उसके अलावा कोई टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आपको हाइट और चेस्ट में थोड़ा भी रिलैक्सेशन चाहिए और आप उस हिल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर उस रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपको बस अनेक्सर 9 बनवा के लाना है वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लीजिए, आपका जो पेपर था वो तो मैंने बता ही दिया, 160 मार्क्स का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके अलावा इसमें बोल रखा है कि मान लिया आपका PET ST सब है क्लियर, आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं, मतलब आप स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम दोगे तो आपको 30% मार्क्स लाने हैं, जो आपका हाईएस्ट मार्क है, यानी 48 मार्क्स आपको 160 में से लाने ही लाने कंपलसरी। उसी के बाद आप आगे बढ़ोगे। उसके अलावा यहाँ पे 40 होंगे, 16, 5, 80, 32। यहाँ पे तीनों कैटेगरी का मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, इसको सभी पास कर लेंगे। जो लोग कट ऑफ पार्ट करेंगे वो इसको पास कर ही जाएंगे। उसके अलावा जो बोनस मार्क्स मिलेंगे वो नॉर्मलाइज मार्क में ही ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा विच इज़ एडेड इन नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, बोनस मार्क्स बताया था मैंने कि C में मिलेंगे आपके 8, ऐसे ही B में, ऐसे ही A में यहाँ पे 3.2 मिलेंगे, यहाँ पे 4.8 मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आगे डिस्कस किया है, उसको देख लीजिएगा।
अब देखिए एनसीसी के मार्क्स मैंने पहले ही बोले थे, तो 5%, 3% और 2%। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 160 उसका कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे, समझा मैंने दिया था, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है, आपका प्री निकला, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, कंप्यूटर सीबीटी जिसे बोलते हैं, वो आपने किया, तो आपको डिसाइड करना है कि यार कितने नंबर ऑफ, क्या कि सबको ईगरनेस रहती है जब पेपर देते हैं ना, सबको वो हो जाएगा कितने % लोग पास होंगे उसमें। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपके 8 टाइम ले सकते हैं हम, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी, यानी फिजिकल के जो लोग होंगे वो 8 टाइम होंगे, ठीक है। 8 टाइम 8 गुना लेंगे, एग्ज़ाम पास होंगे जो फिजिकल लेंगे, वो जितनी सीट्स होंगी उसमें 8 गुना लेंगे। फिर उसके बाद इससे फिजिकल से मेडिकल में कितने लोग आएंगे, तो सिर्फ 2 गुना आएंगे, ठीक है। कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज लोग ले जाएंगे मेडिकल में और डीवी में। उसके अलावा जो डीवी में ठीक निकला उसको ठीक है, जो अगर मेडिकल में ठीक निकला उसको ले लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे या फिर कट ऑफ निकाल के बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ हैं जैसे एसएसएफ, एनसीबी, इनकी डिसाइड वो अपने हिसाब से कर लेंगे कितना गुना। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि मोर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर, कुछ स्लाइड हैं जो कि आपके काम की हैं, जैसे सीबी एग्जामिनेशन है वो किस किस भाषा में होगी, तो ये 13 भाषा में होगी। 13 भाषा यहाँ पे दी हुई है, आप देख लीजिएगा, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन एग्ज़ाम में आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो किसी को लग रहा है कि नहीं, तो वो इनमें दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 आपकी लैंग्वेज हैगी, हिंदी और इंग्लिश। इनके अलावा 13 इंग्लिश लैंग्वेज और दिए हैं, टोटल हो गई आपकी 15, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, इनके अलावा बाकी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई हैं, 13 आएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवाना ही बनवाना है। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें परमानेंट रेजिडेंट डालोगे, और परमानेंट रेजिडेंट डालोगे उसके हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका परमानेंट रेजिडेंस चाहिए। इसमें अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे आप कई अगर ओरिजिन आपका राजस्थान का है और आप रहते हो आप गुजरात में, आपका ब्रोनर बॉटम वहाँ का हुआ है, लेकिन आपको किसी प्रकार की रिजर्वेशन या एग्जाम्पशन में छूट चाहिए, तो आपको अपने राजस्थान का सर्टिफिकेट बनाना है और उसी को इसमें डालना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पशन है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेगा थोड़ा ध्यान से। अगर आप इस चीज़ से बिलोंग करते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन कर दूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस चांसेस में देखिए रेजोल्यूशन ऑफ टाई, ये किस चीज़ की बात है, ये हो रही है कि मान लीजिए आप 2 कैंडिडेट हैं, उनके सेम मार्क्स आते हैं, तो उस चीज़ में किसको लिया जाएगा टाई की स्थिति में। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे पार्ट ए में मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। सबसे पहले ये देखा जाएगा, पार्ट ए क्या था आपका, रीजनिंग, तो इसलिए रीजनिंग में गलत करने की कोशिश मत करना, सेम क्वेश्चन में आपकी रैंक गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको गलतियाँ कम करनी है। इसके अलावा जो आप पार्ट बी है वो जीके है, तो तुक्के मारना है, ढंग से मारना है। जीके में आपको पार्ट ए और पार्ट बी का मेन रोल है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इस हिसाब से रैंक बनेगी आपकी। तो सबसे पहले आपको इन पार्ट 2 को ध्यान रखना है, ये आपके हाथ में है नहीं। बर्थ आपका हो गया, ओल्ड हो तो फ़ायदा मिल जाएगा, अगर लेट हो पहले आ गए तो बात अलग है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये नाम है आपका, इसमें भी कोई आपका कंट्रोल नहीं है, तो पार्ट ए और बी पे आपका कंट्रोल है, तो नेगेटिव मार्किंग कम करिएगा, आपका फ़ायदा मिलेगा रैंक में, सेम मार्क्स पे, ठीक है, डिसाइड करने में। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्म भरते टाइम आपको क्या नहीं करना। आपको जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, या सिग्नेचर जब अपलोड करोगे तो ना तो ऐसे करने हैं, जब आप देखोगे प्रीव्यू करके तो आपको साइन दिखते हैं, तो साइन में आपके ऐसे नहीं होने चाहिए। देखो ये सारे तो गलत हैं, आपको पता है टेढ़े हैं, मेढ़ हैं, लेकिन ये और ये ऐसे आप कभी सभी अपलोड कर देते हो कि उसमें विजिबल तो हो रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको क्रॉप करना है साइड से ढंग से और ऐसे अपलोड करना है। कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए। आपका फॉर्म है, आपकी मेहनत है, वो फ्रूटफुल होनी चाहिए, ना कि बेकार जानी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो है, तो फ़ोटो में देखो ऐसे ऑनलाइन फ़ोटो हो गया, तो ऑनलाइन फ़ोटो में कभी हम प्लेन दीवार नहीं लेते और वैसे फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो वैसे नहीं करना है, आपका रिस्क है। और टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं झाँकना, ऐसा बिल्कुल नहीं देखना कि सही नहीं आ रहा है। यहाँ पीछे प्योर होना चाहिए, ये झंडे या फिर किसी प्रकार कुछ होना नहीं चाहिए। गूगल का मैंने मना किया था कि फ़ोटो में गूगल कैप, हेडफोन कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो यहाँ पे क्लियर जो एक्सेप्टेड है वो ऐसा है। दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो गलतियाँ नहीं कीजिएगा। कुछ डाउट हो बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कमेंट करना है और पूछना है कि सर ये दिक्कत है, इसमें क्या होता है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार या फिर मैं कहीं से जानकारी कलेक्ट करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसी के साथ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। मैं वीडियो नहीं कर रहा, हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो ये लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड में इसमें देखिएगा, इसमें मैंने सर्टिफिकेट बताए हैं कि क्या सर्टिफिकेट है। जैसे आप एसटी कैटेगरी से आवेदन करो तो सेंटर का फॉर्मेट है, इसमें आपको बनाना है। ये आपको मिल जाएगा, इसका नाम है एनेक्सर 6, ये आपको मिल जाएगा। इसी से आपको हाइट और चेस्ट में मिलेगा। एसटी कैटेगरी वालों को छूट और एससी कैटेगरी वालों को तो ये है, ये डीवी में काम आएगा, उनको छूट कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए एनेक्सर 9 मैंने बोला था, जो लोग हाइट चेस्ट में एग्जाम्पशन चाहते हैं एसटी कैटेगरी के अलावा, उनको एनेक्सर 9 लेके ही जाना है। इसमें आपको दो रखा है, कौन कौन साइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार, इनमें से कोई भी आपका साइन कर देगा। उनसे आप बनवा के रख लेना, आपके फिजिकल जाओ उस टाइम ये काम भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा स्लाइड हो चुकी हैं ख़त्म। मैंने कोशिश करी है एक समरी में, अगर कोई छूट गया हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस चैनल से, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन मिल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।